गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज कितना होना चाहिए, नॉर्मल ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होता है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं वो कब बोला जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक दो कन्फ्यूजन है उसको मैं सबसे पहले दूर कर देता हूँ। जब नॉर्मल व्यक्ति की बात होती है डायबिटीज़ या शुगर की जांच में, तो उसमें 3 तरह की कंडीशन रहती है। एक कंडीशन ये है कि पेशेंट या तो डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ है उसमें फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो, रैंडम पीपी 200 से ज़्यादा हो, तो एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ की। एक कंडीशन होती है नॉर्मल की, और उसके बीच में आता है प्री डायबिटीज़ की कंडीशन। प्री डायबिटीज मतलब अब कुछ दिनों में डायबिटीज होने वाला है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहता है ये जो प्री डायबिटीज वाली कंडीशन, इसी को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इसलिए किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गया है कि नहीं, उसके लिए जो नॉर्मल जांच करते हैं फास्टिंग, पीपी, खाना खाने के बाद या HbA1c, इससे शुगर डायग्नोज नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर है, जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं है, इसके लिए हमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पाउडर, उसके 75 ग्राम को पीना रहता है, 5 मिनट के अंदर पीना रहता है। फिर उसके 2 घंटे बाद शुगर की वैल्यू ब्लड में देखते हैं। अगर वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा आ जाती, मतलब कि इनको जेस्टेशनल डायबिटीज है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, फिर उनका इलाज चलता है। तो ये प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब अगर नॉर्मल की बात करते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी में किसी ने फास्टिंग करा लिया या किसी ने पीपी करा लिया, तो कितना होना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में अगर महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है या तो डायबिटीज़ नहीं है, पहले भी नहीं थी, उस केसेस में जो नॉर्मल वैल्यू है वो 100 से नीचे ही रहती है। मैक्सिमम केसेस में 100 से नीचे ही रहती है, और पीपी की वैल्यू जो है वो भी 120 से नीचे रहती है। ये आपको समझना होता है। अगर इससे बढ़ी हुई रहती है उस केसेस में फिर ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, इसको एडवाइस किया जाता है। अभी कब एडवाइस किया जाता है, एक तो जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले उस समय, और दूसरा 24 से लेके 28 वीक के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज होने की संभावना प्रेगनेंसी के दौरान 20 हफ्ते के बाद होती है, जब शरीर में हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। अब अगर टारगेट वैल्यू की बात करूँ कि ये सब कितना रखना है, देखिए जैसे मैंने डायग्नोसिस के लिए बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है कि नहीं है, ये पता करने के लिए GTT किया जाता है। लेकिन जो टारगेट वैल्यू सेट करी जाती है वो ऐसी रहती है कि फास्टिंग, अगर किसी को मान लो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, उनका इलाज चल रहा है, इंसुलिन चल रही है, दवाई चल रही है, खाने में बदलाव हो गया, अब क्या टारगेट होना चाहिए, कितना रखना है। उस केसेस में जो फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू है वो 95 से कम रखा जाता है टारगेट। जो पीपी है 120 से कम रखा जाता है। HbA1c की वैल्यू है वो 6 से नीचे होनी चाहिए। आपको ये समझना ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर आ रही है तो फिर दवाई और इंसुलिन का एडजस्ट करा जाता है। और अगर HbA1c की बात करें कि नॉर्मल HbA1c कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो HbA1c की वैल्यू जो है अर्ली प्रेगनेंसी का अलग है, लेट का अलग है। यूजली लेस देन 5.7, इसके नीचे होना चाहिए, 5.7 के नीचे होना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कितना शुगर होता है या किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है, कैसे अंतर करना है, इसके बारे में आपको समझ में आई होगी बात कि नॉर्मल कंडीशन से ये थोड़ा सा हट के रहता है। जैसे नॉर्मल एडल्ट में या नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में जो हम फॉलो करते हैं डायबिटीज होने की क्राइटेरिया, वो इसमें अलग रहती है। इसमें GTT है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, उसके बेसिस पे किया जाता है। और इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी महिला को डायबिटीज हो, 3-4 साल पहले हो गई, अभी वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन पहले उनको पता नहीं था, अभी डायबिटीज पहले से था लेकिन अभी पता हो रहा है। तो उस केसेस में जो नॉर्मल लोगों का होता है, जो नॉर्मल क्राइटेरिया, वो भी वही अप्लाई होगा कि रैंडम पीपी 200 से ज़्यादा हो, फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो, और जो HbA1c की वैल्यू है वो 6.4 से ज़्यादा हो, तो वो क्राइटेरिया इसमें भी अप्लीकेबल होगा। तो आई थिंक एक क्लियर आपको पिक्चर मिला होगा, गाइडेंस मिला होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें शुगर नॉर्मल जब कराते हैं तो कितना रहता है।